नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो आपको 31 जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप कितने कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे। चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे मनोविज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन की। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चलिए हमारे साथ क्वेश्चन देखते जाइए आप कितने कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 31 जनवरी को है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई है या नहीं हुई है तो तैयारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं आप कितने कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आप भी ट्राई कीजिए कि आपको कितना आता है। अगर आपका तैयारी में अच्छे हैं तो आप अच्छा ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता या किशोरों में स्वप्न दर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किशोरों की जो होती है उनको अवसरों की अगर प्रतिकूलता मिलती है तो उनमें द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या है क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है कार्यक्रम है वही पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधी है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। जो डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। डिसलेक्सिया आप कैसे याद करेंगे बच्चे में? देखिए बच्चा क्या है, अभी LUX क्या पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे लक्स, लेकिन जो बच्चा होगा वो इसको क्या पढ़ेगा? वो पढ़ेगा लुक्स। तो डिसलेक्सिया में क्या हुआ? डिसलेक्सिया तब होता है जब बच्चा लक्स को लुक्स पढ़ता है, उसे क्या है, वो पढ़ नहीं सकता है, उसे पढ़ने में समस्या हो रही है तो उसे डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब लेक्स निकल रहा है ना, साथ में लक्स निकल रहा है तो वो पढ़ नहीं सकता है। इससे आप कोरिलेट कर लीजिए डिसलेक्सिया। ठीक है। गणितीय में क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140, 110 से 190, 135, 90 से 110 या 80 से 90। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 से 110। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि। तो जब बच्चे को कुछ रटाना हो तब तो निगमन विधि करते हैं, क्योंकि बच्चे को सब कुछ फार्मूला उसमें बता दिया जाता है, बस पुटअप करना होता है, वो निगमन विधि होती है। लेकिन ये बच्चे को फार्मूला निकालना सिखाना है कि फार्मूला कैसे बना है तो उसको हम आगमन विधि बताएंगे, या किसी सिद्धांत सिखाना है तो आगमन विधि बताएंगे। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा लेख होना चाहिए। इसका राइट आंसर है अच्छा लेख होना चाहिए। यदि आप अध्यापक हैं और श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अच्छा लेख हो, उसके बाद लिखने में स्पष्टता तो आ ही जाएगी, और अच्छा लेख तभी होगा जब बड़े अक्षर होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 से 10 वर्ष भूल भुलैया परीक्षण के लिए 5 से 10 वर्ष के लिए बालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया क्या है?
स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न या अवरोधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिशील। समायोजन गतिशील एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बल का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान, वंश, रुचि का अध्ययन या व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वंश। जो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का अध्ययन करता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य व दृढ़ता। भैया अगर आप छोटे क्लास के शिक्षक हैं और आपके अंदर धैर्य नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, शैतान होते हैं। अगर वो झगड़ा करेंगे और आपका कहीं धैर्य टूटा, आपने उनको मारा, तो फिर हो गया, आप बन चुके अच्छे टीचर क्या, आपको तो नौकरी से ही निकाल दिया जाए। भगवान आपके साथ ऐसा कोई किसी के साथ न करे। लेकिन एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है कि दंड देना बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए धैर्य बनाए रखें, दृढ़ से बच्चे को पढ़ाते रहें। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। ये आप इस कथन से कितना सहमत है? पूर्ण सहमत है, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं या कुछ सीमा तक सहमत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, असहमत है। क्योंकि सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता। यदि बच्चे आप जन्म ले और उसके बाद उसको अकेले छोड़ दें, क्या वो सामाजिक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बच्चे को जीने के लिए समाज में रहना रखेंगे तभी वो सामाजिक हो पाएगा। जैसे आप किसी के घर में देख ले, जो फैमिली मेंबर नहीं किसी बच्चे से बात करते हैं, क्या वो बच्चा मानसिक विकास भी उसका सही से नहीं हो सकता है। बच्चा खेलेगा नहीं तब तक उसका मानसिक विकास भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे या सहयोग न करने वालों को दंडित करेंगे। तो इसका छात्रों में जो परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला है, बच्चों की वृद्धि के लिए के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वृद्धि के अनुसार ही उसकी रुचियां बढ़ने लगती हैं। जैसे अपने लोग छोटे तो खेलने का आइटम चाहिए था, क्या आप किसी को खेलने के लिए खिलौना चाहिए? नहीं चाहिए। तो वृद्धि के अनुसार ही उनकी रुचियां बदलती रहती हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? धन कमा सकें, ज्ञानार्जन कर सकें, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सकें। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ज्ञानार्जन कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है धन तो शिक्षा से नहीं, गलत कामों से भी लोग कमा लेते हैं, पर क्या वो सही है? ज्ञानार्जन के लिए शिक्षा ली जाती है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक है जो संतुलन बनाए है, सुधरेपन और स्वच्छता का भी पालन करता है, या सूचक है रुचि का, अभिव्यक्ति का, प्रशंसा का या मूल्य का। तो ये सूचक है, उसकी प्रशंसा करें हम। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत एवं सक्रिय, सक्रिय एवं जिज्ञासु। तो ये सबको शायद पता होगा। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु और सक्रिय दोनों होते हैं। छोटे बच्चों को आपने कभी सोते नहीं हुए देखा होगा, क्योंकि वो हमेशा बातें करते मिलेंगे, खेलते रहेंगे, मम्मी बुलाती रहेंगे बेटा सो, बेटा टहलने से फुर्सत नहीं है। वो उनको जिज्ञासा रहती है। आपने अगर कोई शब्द एक बोल दिया तो उसका सारा कुछ जानना है। चलिए
यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है वो लार ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे जब इनकी भी बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे हो गया, सामाजिक विकास के लिए वाइगोत्स्की जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पे, कुत्ते पे, बंदर पे या चूहे पे? ये बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, ये तो सभी पढ़े होंगे। पावलोव ने कुत्ते पर किया, जिस अपना पावलोव था, पावलोव मतलब कुत्ते को पाला, इसलिए इनका कोरिलेट के लिए कभी नहीं भूलेंगे। कुत्ते को पावलोव ने पाला, उसी पे इन्होंने प्रयोग किया। स्किनर ने किस पे किया? चूहे पे किया। नेक्स्ट प्रश्न, थार्नडाइक की बिल्ली थी। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ? राइट आंसर है कोहलर ने। इसका राइट आंसर है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। कोहलर को गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि लब्धि। 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का माना है। ये किसने माना है? ये टर्मन के अनुसार है। टेटी, जो टेट का होता है, टी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिव्यक्ति का या मूल्य का? तो यह है अभिक्षमता का। इसमें 32 कार्ड होते हैं। मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से जो महत्व दिया है, कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फ्रायड? राइट आंसर है फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय ही मानव के व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही इसको महत्व दिया है। हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरावस्था का विकास? तो हॉल ने किशोरावस्था का विकास की बात की है। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? फ्रांज ब्रेनस्टानो या यहाँ पे मैक्स बर्दीमर है, एडलर रूबिन या कर्ट लेविन? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स बर्दीमर। इन्होंने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ये आंसर सभी लोग देंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी डब्ल्यू बुंट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है।
मैक्स बर्दिमैन कुप्फा इसमें आते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्ट